Good morning, students. The topic for today is molecular organization of chromosomes. Before we start with the molecular organization, let me tell you what is a chromosome. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्रोमोसोम क्या है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? The darkly stained thread-like structures found in the nucleus of the cell are chromosomes. Chromosomes were first observed by Strasburger in 1875. और ये जो नाम क्रोमोसोम है, दिस वाज गिवन बाय वाल्टियर. क्रोमोसोम वर्ड का मीनिंग है क्रोमा मीन्स कलर्ड एंड सोमा मीन्स बॉडी. अभी अभी आपको बताया था कि डार्कली स्टेन्ड बॉडीज फाउंड इन द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में जो डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, डार्क स्टेन के कारण इनको क्रोमा नाम दिया, और बॉडी है इसलिए इनको सोमा कहा, तो इनका नाम पड़ा क्रोमोसोम्स. एक्चुअली व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के. और क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट है और आपको मालूम है कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, इसलिए क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. और जितने भी स्पीसीज होती हैं, हर एक में उनका डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. Before starting the molecular organization, let us see what is the gross structure or morphology of the chromosomes. क्रोमोसोम जो है दे कीप ऑन चेंजिंग शेप ड्यूरिंग सेल साइकिल. सेल साइकिल के टाइम क्रोमोसोम्स की शेप चेंज होती रहती है. क्रोमोसोम जो है, जो सेल की रेस्टिंग स्टेज होती है, इंटरफेज होती है, इंटरफेज में होते हैं ये हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं. उसके बाद सेल साइकिल शुरू होती है. सेल साइकिल में सिंथेटिक फेज में जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये अभी आपको पहले बताती हूँ पहले कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स. तो जो हर एक क्रोमोसोम है उसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है. सिंथेटिक फेज में जब सिंथेसिस होती है डीएनए की, तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है एक के बदले दो हो जाते हैं. और इसके बाद ये जो क्रोमोसोम है जो हम स्टडी करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिक होते हैं और इसको इजीली ये विजिबल होते हैं अंडर नॉर्मल जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग क्लास में यूज करते हैं, उसमें भी दिखाई दे सकते हैं. किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को टू एक्ट एज अ क्रोमोसोम देयर आर 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स. 3 रिक्वायरमेंट हैं. जब ये 3 रिक्वायरमेंट पूरे होंगे तब कोई डीएनए का मॉलिक्यूल क्रोमोसोम के फॉर्म में न्यूक्लियस में रह सकेगा. अदरवाइज दैट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विल बी डिसइंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. सबसे पहले तो इसमें होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. जो यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि उनमें डीएनए का मॉलिक्यूल काफी लंबा होता है, तो दे हैव मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन. इसके बाद एक होता है सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर हेल्प करता है सेल डिवीजन में. और जो डीएनए का मॉलिक्यूल है यानी कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के एंड्स प्रोटेक्टेड रहते हैं बाय टीलोमियर्स. अगर टीलोमियर्स डीएनए के एंड को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो डीएनए विल बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉर्मल क्रोमोसोम. ये आपको दिखाया है. सेंटर में सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जो डीएनए का पोर्शन है, इट इज कॉल्ड आर्म. एक आर्म स्लाइटली शॉर्ट होती है, ये कहलाती है शॉर्ट आर्म और पी आर्म. पी स्टैंड्स फॉर पेटाइट, दैट इज शॉर्ट. और दूसरी आर्म होती है क्यू आर्म, ये लॉन्गर होती है एंड द पी आर्म. में कई जगह बीच बीच में जो लाइट कलर के दिखाए हुए हैं, ये होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. के बाद क्रोमोसोम के जो एंड दिखाएं फिर लाइट कलर से, दीज आर टीलोमियर्स. तो बाकी का जो बीच का ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. टीलोमियर में यूजुअली 2 और 4 बेसिस के रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो साइड में आपको ये ग्रे कलर की एक रो दिखा रखी है, कहीं ये ज्यादा ट्विस्टेड है, कहीं ये सीधी है रो, तो ये आपको डीएनए में जीन्स की पोजीशन दिखाई है. जो लाइट कलर की ज्यादा सीधा वाला डीएनए है उसमें एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो हाईली थिक दिखाया है इसमें डीएनए के रिपीटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. ये वाला हिस्सा रहता है इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन. अब मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स कीप ऑन चेंजिंग शेप ड्यूरिंग सेल साइकिल.
तो ये डिफरेंट सेल साइकिल में क्रोमोसोम की शेप दिखाई है। जब सिंथेटिक फेज खत्म होती है उस टाइम एक डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होकर बन जाता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं दीज आर नोन एज क्रोमेटिड्स, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और एंड ऑफ सिंथेटिक फेज में ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, यू कैन नॉट सी दिस क्लियरली। और इनके बीच में कोहेजन प्रोटीन्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये एक दूसरे से स्टिक होते हैं। के बाद जब प्रोफेज की स्टार्ट होती है तो क्रोमोसोम बिकम्स शॉर्ट एंड थिक, फिर भी ये बीच में से दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अटैच है। इसके बाद जब मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन आती है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो बीच में ये कोहेजन मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर रिलीज और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपके अलग अलग दिखाई देते हैं। और जो अभी सेंट्रोमियर है वो सिंगल है, वो एक साथ जुड़ा हुआ है। आफ्टर एंड ऑफ मेटाफेज जब एनाफेज शुरू होती है तो ये सेंट्रोमियर के जो बीच में कोहेजन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है दीज आर आल्सो रिलीज और एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है एट द टाइम ऑफ एनाफेज। आपको बताई दिया कि क्रोमोसोम्स आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स होते हैं एंड वायरसेस आल्सो हैव क्रोमोसोम्स और जेनेटिक और हेरेडिटरी मटेरियल। तो जो यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स होते हैं इनका नंबर मल्टीपल होता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर होता है। हर स्पीसीज के लिए देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है इट इज लीनियर यानी कि सीधा मॉलिक्यूल होता है। प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया में एक हर बैक्टीरिया में एक सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए का होता है विच इज सर्कुलर, लीनियर नहीं होता, वो सर्कुलर होता है। और वायरसेस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरीड होते हैं। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। डीएनए मॉलिक्यूल नॉर्मली डबल हेलिकल होता है लेकिन, या डबल स्टैंडर्ड हम कहेंगे, लेकिन वायरसेस में व्हाट हैपेंस दिस डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। दिस डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी आइदर लीनियर और सर्कुलर। इसी तरह से आरएनए नॉर्मली जो आप यूकैरियोट्स में आरएनए देखते हैं इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन वायरसेस में इन सम वायरसेस double stranded RNA is also found and this RNA can be linear or circular. Now there is another term genome. Genome क्या होता है? The genetic material that an organism possesses. एक organism में जितना भी DNA होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, that is known as its genome. तो ये तो हुआ आपका न्यूक्लियर जीनोम। न्यूक्लियस के अलावा DNA is also present in mitochondria as well as क्लोरोप्लास्ट्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है इट फॉर्म्स माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और जो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट जीनोम। जो यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। पूरा एक सेट क्रोमोसोम्स का होता है तो वो क्रोमोसोम सेट का नॉर्मली 2 सेट प्रेजेंट होते हैं विच इज नोन एज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो सिंगल सेट है दैट इज नोन एज हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स और ये डिप्लॉयड सेट में हर क्रोमोसोम का एक पेयर होता है यानी कि एक जैसे 2 क्रोमोसोम होते हैं। इन 2 क्रोमोसोम्स में से 1 क्रोमोसोम इज ऑफ मैटरनल ओरिजिन एंड 1 क्रोमोसोम इज ऑफ पैटर्नल ओरिजिन। यानी कि सपोज करिए ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इन 23 पेयर में से नंबर 1 पेयर उसमें 2 क्रोमोसोम है, उसमें से एक मदर से इनहेरिट करेगा ऑफस्प्रिंग और एक इनहेरिट करेगा फादर से। तो इस तरह से ये सारे क्रोमोसोम 50% क्रोमोसोम्स आर ऑफ मैटरनल ओरिजिन एंड 50% क्रोमोसोम्स आर ऑफ पैटर्नल ओरिजिन। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए का जो अमाउंट है वो प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये जो डीएनए का अमाउंट है ये बहुत ज्यादा वेरी करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। पहले ये समझा जाता था कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली इवॉल्व्ड स्पीसीज होगी उसमें डीएनए का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। बट आफ्टर डिकोडिंग ऑफ जीनोम्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए इज फाउंड इन द जीनोम ऑफ लिली एंड सेकंड इज इन राइस प्लांट। हम लोग ये समझा करते थे कि ह्यूमन बींग सबसे हाई स्पीसीज है तो सबसे ज्यादा डीएनए का अमाउंट ह्यूमन बींग्स में होगा,
पर ऐसा नहीं है। ये जो डीएनए का अमाउंट है ये कितना है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज कितनी कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सेलेमेंडर की, दो अलग अलग स्पीसीज, सेलेमेंडर है जीनस, उसकी दो स्पीसीज है और दोनों में डीएनए अमाउंट में डबल का अंतर होता है। तो ये माना जाता है कि जो डीएनए का अमाउंट है इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, यानी कि डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो उनका बार बार रेप्लिकेशन होता चला गया, उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, दैट इज आल्सो नोन एज जंक डीएनए। तो जंक डीएनए की प्रेजेंस के कारण डीएनए का अमाउंट किसी किसी स्पीसीज में बहुत ज्यादा होता है। Organization of chromosomes. Chromosomes contain unique sequences and non-genic sequences. So unique sequences means that these particular genes are present only once in the genome. जीनोम में जो जीन केवल एक ही बार प्रेजेंट होती हैं वो तो होते हैं यूनिक सीक्वेंसेस, और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो होता है रिपीटेटिव डीएनए। तो यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं, अपने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जरा सा ध्यान करिए, टीलोमियर है और सेंट्रोमियर है। टीलोमियर और सेंट्रोमियर के जो बीच में वाले पोर्शन है दे कंटेन यूनिक सीक्वेंसेस। इनमें 100 to 1000 जीन होती हैं और ये जीन जैसे कि स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोई एक एंजाइम बनाने के लिए, कोई एक पिगमेंट बनाने के लिए। जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं उनकी जीन्स का जो साइज होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, जबकि हायर यूकैरियोट्स में जीन्स आर क्वाइट लॉन्ग। जो यूकैरियोट्स की जीन होती हैं दीज आर स्प्लिट जीन्स, इनमें इंट्रॉन और एक्सॉन सीक्वेंसेस होते हैं। तो जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं जैसे कि ईस्ट है उसमें इंट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, जबकि जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं जैसे मैमल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जो नॉन जीनिक सीक्वेंसेस होते हैं या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस दे आर प्रेजेंट इन टीलोमियर, सेंट्रोमियर एंड सैटेलाइट। जो यूनिक या नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं these are found only once or few times in the genome। और ये क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं एज वेल एज इंटरजीनिक एरिया, दो जीन के बीच का जो एरिया है जिसको इंट्रॉन कहते हैं वो, और स्ट्रक्चरल जीन्स, ये तो आती हैं यूनिक सीक्वेंसेस में। और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं दो टाइप के, मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस एंड हाईली रिपीटेटिव। ये क्या होते हैं अभी बताती हूँ मैं आपको। जो मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं फाउंड few hundred to a few thousand times, यानी कि सपोज करिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जैसे कि ACGGA, तो ये सीक्वेंस इट कैन बी रिपीटेड 10 times और 20 times और 100 times, 400 times और इवन टू 1000 times। तो ये जो इतने रिपीट होते हैं 1000 तक, ये आते हैं मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस। में होती हैं वो जीन्स जिनकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए। यू नो दैट राइबोसोम्स आर सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो सेल में बहुत ज्यादा अमाउंट राइबोसोम्स की जरूरत होती है। इफ ओनली वन जीन विल बी फॉर्मिंग प्रोटीन फॉर राइबोसोमल आरएनए तो पूरा सेल का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। तो राइबोसोमल आरएनए बनाने वाली जो जीन्स होती हैं वो मॉडरेटली रिपीटेटिव होती हैं, उनके बहुत सारे रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन है। इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स भी बार बार डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इतनी ही जल्दी जल्दी हिस्टोन प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाली जीन्स हैं दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन मॉडरेटली रिपीटेटिव कंडीशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्या ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, जब रेप्लिकेशन शुरू होगा तो सारे पॉइंट्स पे एक साथ शुरू होगा, सारी जीन्स एक साथ एक्टिव होंगी। तो these also must be present in many numbers। और तीसरे होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं, देयर आर सम जीन्स which keep on changing their position within the chromosome or they can jump from one chromosome to other chromosome। यानी कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो क्रोमोसोम में भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं
और एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जंप भी कर सकते हैं। तो दीज आर नोन एज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और जंपिंग जीन्स। जो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, ये वही एक पर्टिकुलर बेस का सीक्वेंस, इट कैन बी फाउंड 10 of thousands to millions of times। पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है CGCG AT, तो ये 1000 टाइम्स से लेके मिलियंस ऑफ टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। यूजुअली जो इनकी कॉपी होती है बहुत छोटे से बेसिस की रिपीटिशन होता है बार बार, और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं दीज आर इंटरस्प्रेस्ड थ्रू आउट द जीनोम, पूरे जीनोम में ये सारे में बराबर फैले हुए होते हैं। और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं, जैसे कि सेंट्रोमियर में, टीलोमियर में, या कुछ क्रोमोसोम में सैटेलाइट्स होते हैं उनमें। इनमें भी रिपीटेटिव, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ये एक साथ क्लस्टर्ड होते हैं। नाउ वी विल स्टडी द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अभी जो आपने देखा था वो थी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम के अंदर मॉलिक्यूल्स का क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं। ये आपको मालूम है कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, एंड दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ क्रोमोसोम। आपको मालूम है कि डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल में नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे पहले ऑब्जर्व करा था फैक्ट ए कोसल ने। उन्होंने ये बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल में 2 प्यूरिन्स आर प्रेजेंट एंड 2 पायरिमिडीन्स आर प्रेजेंट। और इस वर्क के लिए कोसल गॉट नोबेल प्राइज इन 1910। जब हम नोबेल प्राइज लिखते हैं, नोबेल प्राइज में स्पेलिंग लिखी जाती है NOBEL, नोबेल, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इनिशिएटेड नोबेल प्राइज। अगर हम NOBLE नोबेल लिख देंगे, नोबेल का मतलब होता है अ नोबल पर्सन, और ये नोबल है नाम। तो जो प्योरीन्स होती हैं, दीज आर एडेनिन एंड ग्वेनिन। दीज आर डाइसाइक्लिक इन नेचर, यानी कि 2 नाइट्रोजन साइकिल्स की बनी हुई होती हैं। और पायरिमिडीन्स होती हैं थायमीन एंड साइटोसिन, ये मोनोसाइक्लिक होती हैं, यानी कि इनमें एक नाइट्रोजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। डीएनए के मॉलिक्यूल में शुगर भी प्रेजेंट होती है। दिस फैक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय लेविन एंड कोसल बोथ। और ये जो शुगर होती है, ये 5 कार्बन शुगर होती है, दैट इज नोन एज पेंटोज शुगर। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 कार्बन एटम, दिस इज नोन एज पेंटोज। एंड phosphorus is present as phosphate group. This fact was also observed by Levine। और ये जो आपके नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय लेविन। आप लोग को जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये भी आपको बनानी है। ये आपकी बताया डाइसाइक्लिक प्योरीन्स होती हैं, ये एडेनिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्वेनिन। इनमें दोनों में 2 नाइट्रोजिनस रिंग्स प्रेजेंट। पायरिमिडीन्स आर मोनोसाइक्लिक, साइटोसिन एंड थायमीन, इनमें सिंगल नाइट्रोजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, साइटोसिन में भी और थायमीन में। अब आपके तो नाइट्रोजिनस बेस हो गए, ये हो गई पेंटोज शुगर। जो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है, इट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं इसको। इसमें फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे जब नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। अ न्यूक्लियोसाइड इज अ नाइट्रोजिनस बेस प्लस 1 पेंटोज शुगर, दे फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। और जो नाइट्रोजिनस बेस है वो पेंटोज शुगर की फर्स्ट पोजीशन के कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है, जुड़ता है। एक नाइट्रोजिनस बेस, एक पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड।
पेंटोज शुगर से जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ये होता है 5th कार्बन पोजीशन पे, और ये जुड़ा होता है बाय मोनोफॉस्फेट बॉन्ड। ये आपका सिंगल रिंग वाले पायरिमिडीन बेस है, और ये डबल जो बेस दिखा रखा है प्योरीन का, ये प्योरीन वाला न्यूक्लियोटाइड है। एक बार फर्स्ट रिकॉल कर ले, न्यूक्लियोसाइड nitrogenous base plus pentose sugar is nucleoside. Nitrogenous base plus pentose sugar plus phosphate group, it is a nucleotide. ये न्यूक्लियोसाइड है और ये है आपका न्यूक्लियोटाइड। एक और डायग्राम है इसका, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, ये पेंटोज शुगर है, और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप। फिर से वही बात एक बार रिपीट हो रही है। ये आपका पेंटोज शुगर है, फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे नाइट्रोजिनस बेस अटैच्ड है बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो 3 कार्बन पोजीशन पे इस पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर में, और 5th कार्बन पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है बाय मोनोफॉस्फेट बॉन्ड। These are purine and pyrimidine nucleotides। इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई गई है। जो आपको अपने, अगर आपका एक क्वेश्चन आता है आंसर लिखना है तो ये आपको इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनानी है। एडेनिन का जो न्यूक्लियोटाइड है वो कहलाता है डीऑक्सी एडिनोसिन 5 फॉस्फेट, शॉर्ट में DAM। डीऑक्सी गुएनोसिन 5 फॉस्फेट, ये आपका DGMP। ये आपका डीऑक्सीसाइटिडीन 5 फॉस्फेट है जो है DCMP। ये आपका डीऑक्सीथाइमिडीन 5 फॉस्फेट है DTMP। ये आपके 4 न्यूक्लियोटाइड है। ये 4 न्यूक्लियोटाइड जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी वायरसेस होते हैं, सबके मॉलिक्यूल, सबके डीएनए में या आपके क्रोमोसोम्स में ओनली दीज 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। और ये 4 न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट सीक्वेंस में जुड़ के दे गिव ऑल द जेनेटिक डाइवर्सिटी फाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की जितनी भी डाइवर्सिटी है, आप वायरस देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, बहुत तरह के एनिमल्स देखते हैं, इतने तरह के, सारे के सब में ये केवल 4 नाइट्रोजिनस बेसिस के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो सारी डाइवर्सिटी आपको जितनी भी आप देखते हैं वो केवल इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के कारण है। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर बनाते हैं अ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपका न्यूक्लियोटाइड था, बेस था, फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, और उसके 3 कार्बन पोजीशन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये जो 3 कार्बन की पोजीशन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच, और ये अटैचमेंट होता है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था 3 कार्बन पोजीशन पे, और ये 5 कार्बन पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है। यहाँ आपको नेक्स्ट में ये 3 कार्बन पोजीशन पे फिर से फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई देगा। तो जो 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है, इनके कारण दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज 5 to 3 ओरिएंटेशन एंड चेन ऑलवेज ग्रोज फ्रॉम द 3 प्राइम पोजीशन। जो इसका 3 प्राइम एंड है उधर ही हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। 5 कार्बन पे जो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है, यहाँ पे कोई नया न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होगा। तो इसलिए जो चेन की ग्रोथ होती है हमेशा इसकी जो चेन की ग्रोथ की डायरेक्शन है 5 to 3 इसका ओरिएंटेशन रहता है। ये आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाई है। ये आपका बेस है, ये बेस कोई सा भी, जो 4 आपके बेसेस हैं, साइटोसिन, एडेनिन, ये इसका दिखा दिया है, ये यूरेसिल है, आरएनए में होता है, और गुएनोसिन, तो ये अटैच हो सकता है। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये अगला न्यूक्लियोटाइड है, ये 5 प्राइम है, और ये है आपका 3 प्राइम। तो ये एरो दिखाया है कि 5 प्राइम से
3 प्राइम की तरफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ग्रो करती चली जाती है। अब ये आपका जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, डीएनए का मॉलिक्यूल होता है डबल स्ट्रैंडेड, इट कंटेन्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें एक बेस पेयरिंग का रूल है, एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थायमीन, और ये मिलके एक बेस पेयर बनाएंगे, एंड साइटोसिन विल ऑलवेज पेयर विद गुआनिन, और ये मिलके एक बेस पेयर बनाएंगे। दिस इज नोन एज चरागाफ्स लॉ, चरागाफ्स रूल। ये आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये आपकी दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल में या क्रोमोसोम में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, दीज आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये आइडेंटिकल नहीं होती, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एक चेन का ओरिएंटेशन 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो दूसरे का जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। और अगर एक आपकी जो 5 to 3 ओरिएंटेशन वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट हैज साइटोसिन बेस, तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन होगी इट विल कंटेन गुआनिन एज बेस। ए के साथ ई, ये जो आपके नाइट्रोजिनस बेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दीज आर वीक बॉन्ड्स एंड दीज कैन बी इजीली ब्रोकन। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। तो जिस वक्त डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनने होते हैं, उस टाइम ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। ये जो फॉस्फेट और शुगर ये तो मिला के बनाते हैं बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, और जो बेसेस हैं दे फॉर्म रंग्स। ये आपके हो गए बैकबोन, जैसे कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी में जो 2 साइड के पोल्स होते हैं वो आपके होते हैं बने हुए फॉस्फेट एंड शुगर के, और बीच में जो रंग्स या स्टेप्स, सीढ़ी में स्टेप्स पे चढ़ेंगे, ये स्टेप बने होते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस पेयर के। एक नाइट्रोजिनस बेस यहाँ है, एक यहाँ है, और ये आपस में यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहीं पे आपको एलील्स का कंसेप्ट भी बता दिया जाए। आपको बताया था शुरू में, आपको ध्यान होगा, ये क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, होमोलोगस पेयर। 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन होती है, दैट इज जीन इज सिचुएटेड ऑन अ लोकस, और जो जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, दीज आर नोन एज एलील्स। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, उस पे एक जीन के सेम एलील भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एक जीन के डिफरेंट एलील्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपने, इफ यू विल रिकॉल वर्क ऑफ द मेंडल, उसमें आपने ये देखा था कि जो सीड्स थे, सम सीड्स वर ऑफ येलो कलर एंड सम सीड्स वर ऑफ ग्रीन कलर। ये जो डिफरेंस होता है ये क्यों होता है? ज्यादातर बेसेस का तो सीक्वेंस सेम होता है, ये 2 क्रोमोसोम पे आप बेस देख रहे हैं, ये सेम सीक्वेंस है। देयर इज चेंज ओनली इन 1 बेस पेयर, केवल एक बेस पेयर में डिफरेंस है। यहाँ पे जीसी है और यहाँ पे जीसी इज रिप्लेस्ड बाय एटी। तो केवल एक बेस पेयर में चेंज होने से ये एलील कैपिटल ए है और ये दूसरा एलील हो गया स्मॉल ए। अब ये जो 2 सीधे सीधे स्टैंड आपने देखे थे, दीज आर हेलिकली कॉइल्ड अपॉन ईच अदर। ये स्टैंड ऐसे सीधे नहीं होते, ये हेलिकली कॉइल्ड होते हैं। अभी आप ये देखना शुरू करेंगे कि किस तरह से ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, अभी आपने शुरू में देखा था सीधे 2 स्टैंड देके बीच में रंग्स देखे, अब ये कॉइल्ड होते हैं दोनों स्टैंड एक दूसरे पे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आप देख रहे हैं, ये 2 स्टैंड थे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तरह से घूमते चले आ रहे हैं। अगर आप इमेजिन करें एक स्टेयरकेस, बहुत से आपने देखे होंगे लोहे के बने हुए, जो कि एक दूसरे पे ऐसे घूमते हुए चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके डीएनए के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है। और ये जो आपके, अब ये डबल हेलिक्स होने से, ये 2 स्ट्रैंड के कॉइल हो जाने से क्या होता है कि ये जो आपके, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी वीक बॉन्ड्स, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड्स हैं, ये
आसानी से अगर ये हेलिकली कॉइल्ड हो गया तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होंगे। ये बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स विल बी ओनली ब्रोक व्हेन दीज हेलिकल्स अनबाउंड। जब ये हेलिकल खुल जाएंगे तभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो पाएंगे, अदरवाइज ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये आपको डीएनए का डबल हेलिक्स दिखाया है। ये आपको नीचे जो है एक ये है डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और ये स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर यहाँ हेलिकली कॉइल्ड होते चले गए। तो ये एक मॉलिक्यूल जो डीएनए इसके क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है उसका ये मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए में भी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, लेकिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है इन द मॉलिक्यूल ऑफ। अब लेकिन जो क्रोमोसोम का साइज है वो बहुत छोटा है, एंड molecule of DNA is very long. So this long molecule of DNA is further folded into many foldings. ये जो इसकी foldings हैं ये हम next time discuss करेंगे in the form of nucleosome folding. So this is all for the today. Thank you very much.